इस कार्यक्रम की शुरुआत करने से पहले या करते समय इस कार्यक्रम का उद्देश्य और प्रास्ताविक सबसे महत्वपूर्ण है। मैं हमारे हिंदी विभाग के विभागाध्यक्ष अर्चना कांबळे मैडम को अनुरोध करता हूँ कि वे वेबिनार की रूपरेखा और अतिथि का स्वागत करें। धन्यवाद वैद्य सर जी। सुस्वागतम, सुप्रभात। और आज जो हिंदी दिवस और अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस के उपलक्ष्य पर आज इस आभासी संगोष्ठी के लिए जो भी प्रतिभागी सदस्य हैं, इन सभी को मैं हिंदी दिवस की और अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस की शुभकामनाएं देती हूँ। इसके ही साथ छत्रपति शिवाजी महाराज, बाबा साहेब आंबेडकर, महात्मा ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले, अहिल्यादेवी होळकर और मामा साहब जगदाळे जी को मैं वंदन करती हूँ, नमन करती हूँ और आज मेरे प्रास्ताविक की शुरुआत करती हूँ। श्री शिवाजी शिक्षण प्रसारक मंडल संचालित श्री शिवाजी महाविद्यालय पारशी हिंदी विभाग द्वारा आयोजित आज 30 सितंबर अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस और हिंदी दिवस के उपलक्ष्य पर आज आभासी संगोष्ठी का आयोजन किया है। और इस संगोष्ठी के लिए जितने भी सदस्य प्रतिभागी जो उपस्थित है, उन सभी का मैं हार्दिक स्वागत करती हूँ। और जो आज संगोष्ठी, आभासी संगोष्ठी आयोजित की है, आदरणीय मंच पर विराजित आज के प्रमुख अतिथि डॉक्टर देवीदास इंगलेजी सर, इसके ही साथ आज के संगोष्ठी के लिए विशेष रूप में उपस्थित विशेष वक्ता डॉक्टर अशोक मरडे जी, श्री शिवाजी महाविद्यालय के अध्यक्ष प्रधानाचार्य डॉक्टर प्रकाश थोरात जी, इसके ही साथ श्री शिवाजी महाविद्यालय के कला समन्वयक, कला शाखा समन्वयक डॉक्टर भारती रेवड़कर जी, इसके ही साथ इस संगोष्ठी के लिए विशेष रूप में उपस्थित डॉक्टर सिद्धेश्वर गायकवाड़ जी, डॉक्टर अरुण गंभीरे जी, इसके ही साथ जो प्रतिभागी रूप में मेरे आदरणीय पूजनीय गुरुजन, सहपाठी, जो मेरे साथ कार्य करने वाले अध्यापक गण और मेरे प्यारे छात्रों, आज हम सब अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस और हिंदी दिवस के उपलक्ष्य पर जो आभासी संगोष्ठी आयोजित की है, सब इकट्ठित हुए हैं। तो इकट्ठित होने का उद्देश्य है हिंदी दिवस का महत्व और अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस का महत्व आपके सामने रखना। अभी आज के आभासी संगोष्ठी का विषय ही है वैश्विक परिप्रेक्ष्य में अनुवाद का महत्व। अभी इस संगोष्ठी में जो विषय रखा है वैश्विक परिप्रेक्ष्य में अनुवाद का महत्व, उस पर तो हमारे मुख्य अतिथि डॉक्टर इंगले जी और विशेष वक्ता के रूप में डॉक्टर अशोक मरडे जी तो आपको विशेष रूप में विस्तृत जानकारी देंगे, मार्गदर्शन करेंगे। मैं सूक्ष्म या संक्षिप्त रूप में आपके सम्मुख अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस और हिंदी दिवस क्यों मनाया जाता है, उसका उद्देश्य क्या है, मैं आपके सम्मुख स्पष्ट करना चाहूंगी। सबसे पहले तो हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। बहुत बड़ी उमंग से, उत्साह से पूरे देश में हिंदी दिवस मनाया जाता है। 14 सितंबर 1949 को हिंदी भाषा को राजभाषा का दर्जा प्राप्त हुआ। हिंदी भाषा विश्व की सबसे श्रेष्ठ, प्राचीन, महान ऐसी भाषा है। हिंदी भाषा की एक अनेक विशेषता है, लेकिन उनमें एक विशेषता ऐसी भी है कि ये बहुत सहज है, सरल है, मीठी है, उसमें मधुरता है, माधुर्यता है। वे देश के सभी लोगों में एक सूत्रता लाती है, ऐसी भाषा है देखो। और इसे भारतीय संविधान सभा ने आधिकारिक भाषा के रूप में स्वीकार किया है। देश की एक सूत्रता में बांधने के साथ साथ ये लोगों में संवाद में सहायता करने का प्रयास करती है। हिंदी दिवस के
अवसर पर विविध सरकारी कार्यालयों में, संस्थाओं में जो कार्यक्रम समारोह रखे जाते हैं, तो विशेष रूप में जो व्यक्ति इसमें कार्य करते हैं, उनका सम्मान भी भारत के राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है, उन्हें पुरस्कार दिया जाता है। और अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस 30 सितंबर को सेंट जेरोम के स्मृति में मनाया जाता है। उन्होंने बाइबल का अनुवाद किया था। उन्हें अनुवादकों का संत, संरक्षक संत माना जाता है। देखो, अभी अंत में मैं इतना ही कहना चाहूंगी कि हिंदी भाषा और अनुवाद का महत्व आज दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। अनुवाद एक महत्वपूर्ण घटक है और छात्रों तक अनुवाद का महत्व पहुंचाना हम सबका कर्तव्य है। उसको हम अनेक संगोष्ठियों के माध्यम से छात्रों तक पहुंचा सकते हैं और ये हमारा दायित्व है। मैं इतना कहकर मैं अपना प्रस्ताविक समाप्त करते हैं। भाषा की सौंदर्य चेतना दर्शाता अनुवाद है। भाषा की सौंदर्य चेतना दर्शाता अनुवाद है। दो भाषाओं से आपस का यह प्यारा संवाद है। हिंदी दिवस और अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित इस कार्यक्रम में प्रमुख अतिथि के रूप में डॉक्टर देवीदास इंगले जी और डॉक्टर मर्डे जी, मेरे अपने कॉलेज के प्रिंसिपल प्रोफेसर डॉक्टर थोरात जी, इस कार्यक्रम में उपस्थित डॉक्टर गायकवाड़ जी, डॉक्टर गंभीरे जी और मेरे सहयोगी चौधरी मैडम, डॉक्टर वैद्य सर और सभी छात्रों। डॉक्टर मर्डे जी एक मेरे छात्र के रूप में, सहपाठी के रूप में और सहयोगी मित्र के रूप में उनका अगर मैं परिचय देना चाहता हूं कि हमें लगता है कि कम उम्र में डॉक्टर मर्डे जी ने हिंदी के लिए बहुत कुछ कार्य किया है। आज महाराष्ट्र के तुळजापुर में यशवंतराव चौहान महाविद्यालय में वे एक लगन से एक सशक्त प्रोफेसर के रूप में काम कर रहे हैं। उन्होंने अपने साहित्य के लिए कुछ छात्रों के लिए पीएचडी के लिए मार्गदर्शन किया है, कुछ एमफिल के लिए मार्गदर्शन किया है। साथ ही साथ 100 से ज्यादा उनके पेपर पब्लिश है और कम उम्र में उनके 20 किताबें अभी प्रकाशित है। हमें लगता है आज के कार्यक्रम के लिए दोनों वक्ताओं की उपलब्धि हमारे हिंदी के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। मुझे यहाँ बोलने के लिए जो विषय दिया है, उस विषय की महत्ता अनन्य साधारण है। जैसा कि आप जानते हैं कि आज का युग अनुवाद का युग है। अभी मैडम ने परिचय कराते समय आप लोगों के सम्मुख इस बात की ओर संकेत किया कि आज अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस है। मेरी दृष्टि से अब तक के अनेक महाविद्यालयों में अनेक प्रकार के कार्यक्रम आयोजित होते हैं, लेकिन अनुवाद दिवस के औचित्य पर शायद इस प्रकार का अलग सा कार्यक्रम इस वर्ष का पहला कार्यक्रम है। केवल आपके ही महाविद्यालय ने अनुवाद दिवस पर आयोजित पूर्व निर्धारित कार्यक्रम रखा है, इसलिए आप सभी काबिले तारीफ है। जैसे कि परिचय कराते समय मैडम ने बताया कि यूएन की ओर से, संयुक्त राष्ट्र की ओर से अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस मनाने का निश्चय किया गया। सेंट जेरोम ने पहली बार बाइबल का अनुवाद किया और उनकी स्मृति में 30 सितंबर अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस मनाया जाता है। वास्तव में यह एक विकास पुरुष का स्मृति दिवस है। विकास पुरुष में इसलिए कह रहा हूं कि अनुवाद विकास के कई रास्ते हमारे सम्मुख खोल देता है। अब तक विश्व के जितने भी राष्ट्रों का विकास हुआ है, केवल अनुवाद के कारण ही उन राष्ट्रों का विकास हुआ है। विश्व में अनेक देश हैं
वहां अनेक प्रकार की भाषाएं बोली जाती है, लेकिन कोई एक शोध किसी एक विशेष राष्ट्र में होता है, उस राष्ट्र की भाषा में लिखा जाता है, लेकिन उस शोध को पढ़ने के लिए, समझने के लिए अनुवाद का सहारा लेना आवश्यक है। अब हम देखते हैं कि जिन जिन राष्ट्रों ने उन्नति की है, उन्होंने अधिकतर अन्य देशों की किताबों को अपनी भाषा में अनुदित किया है, ज्ञान की सामग्री को अनुदित किया है। चीन में अंग्रेजी की अपेक्षा चीनी भाषा बोली जाती है, मंदारिन बोली जाती है। जापान में अंग्रेजी की अपेक्षा जापानी भाषा बोली जाती है। फ्रांस में फ्रांसीसी बोली जाती है, जर्मनी में जर्मनी बोली जाती है। फिर भी उन्नति के क्षेत्र में ये सारे के सारे देश हमारे देश की अपेक्षा अधिक विकसित हो चुके हैं। इसका कारण यह है कि उन्होंने विज्ञान की भाषा, कंप्यूटर की भाषा केवल अंग्रेजी ऐसा मानकर उन्नति नहीं की है, तो उन्होंने इस तकनीकी भाषा को, तकनीकी ज्ञान को अपनी भाषा में लाने का प्रयास किया है। शायद यही कारण है कि इन देशों का विकास बड़ी तीव्र गति से हुआ है। चीन ने क्या किया, तो देश की जितनी भी भाषाओं में इस तरह का ज्ञान समेटा हुआ है, विज्ञान समेटा हुआ है, तकनीकी के ज्ञान समेटा हुआ है, उस सारे ज्ञान को अपनी भाषा में अनुदित करने का काम किया है, क्योंकि वह जानता था अनुवाद ही एकमात्र सहारा है अपनी उन्नति का। क्योंकि मनुष्य अपने जीवन में एक से अधिक भाषाओं को सीख नहीं पाता है। ज्यादा 4, 5, 6, 7 या अधिक ज्ञानी हो तो उसका, जिनका IQ अधिक हो सकता है 10-15 भाषाओं तक वह सीख पाएगा, शायद। लेकिन विश्व में इतनी भाषाएं हैं, इतना कुछ लिखा जा रहा है, इतना कुछ ज्ञान समेटा हुआ है, तो इस ज्ञान को अपनी भाषा में लाने के लिए उसे अनुदित रचनाओं को पढ़ना ही एक प्रकार का सहारा हो जाता है। मतलब सारा ज्ञान पाने के लिए अनुदित रचनाओं को पढ़ना नितांत जरूरी हो जाता है। इसलिए चीन जैसे देशों ने बड़ी संख्या में अनुवादक के पद निर्माण किए, इन लोगों को अनुवाद कार्य सौंप दिया। उन भाषा में, चीन में विश्व की जितनी भी भाषाएं हैं, उस भाषा के जानकार है, वे उस भाषा की सारी की सारी सामग्री चीनी भाषा में अनुदित करने का काम करते हैं। उनके पास जर्मन चीनी अनुवादक है, उनके पास जापानी चीनी अनुवादक है, उनके पास स्पेनिश चीनी अनुवादक है, उनके पास मराठी चीनी अनुवादक है, उनके पास हिंदी चीनी अनुवादक है। इस तरह विश्व में जितनी भी भाषाओं में कुछ लिखा जा रहा है, ज्ञान का इस तरह वृद्धि हो रही है, सृजन हो रहा है, उन सारे ज्ञान को अपनी भाषा में लाने का काम केवल चीन ने किया है। शायद हमारे देश में इस तरह के अनुवादक नहीं है जो केवल स्पेनिश से हिंदी में ला सके, जापानी से हिंदी में ला सके, फ्रांसीसी से हिंदी में ला सके, स्पेनिश से हिंदी में ला सके, पुर्तगाली से हिंदी में ला सके। इस तरह के स्वतंत्र पद नहीं है। शायद सरकार को इस ओर गौर करना चाहिए, इन सारी सामग्री को वे हिंदी या अन्य भारतीय भाषाओं में ले आए। इस तरह के भी अनुवादक नहीं है कि मराठी से हिंदी में अनुदित करने वाला कोई खास नौकरी पेशा अनुवादक है, ऐसा नहीं है। मतलब कोई अनुवादक बहुत से हैं, लेकिन इस तरह सरकारी तौर पर इस तरह के अनुवादकों की कमी है। खैर, आज के इस मेरे व्याख्यान का विषय अनुवाद का महत्व, वैश्वीकरण के परिप्रेक्ष्य में या वैश्वीकरण के युग में अनुवाद का महत्व। जैसे कि विश्व में अनेक भाषाएं बोली जाती है, विश्व की अनेक भाषाओं में पूरा ज्ञान समेटा हुआ है। समाज या व्यक्ति के विकास के लिए इस ज्ञान को आत्मसात करना नितांत जरूरी है। प्रत्येक व्यक्ति को उन सभी भाषाओं को आत्मसात करना जैसे मुश्किल है। भारत की बात की जाए तो भारत बहुभाषी देश है। इस देश में अनेक समृद्ध भाषाएं बोली जाती है। देश की प्रत्येक भाषा का अपना महत्व है। यह महत्व साहित्यिक दृष्टि के साथ साथ वैचारिक दृष्टि से भी है। उसी प्रकार विश्व की प्रत्येक भाषा भी महत्वपूर्ण है।
इन सारी भाषाओं के ज्ञान को पढ़ने के लिए एक ही आधार, जैसे कि मैंने बताया, कि अनुवाद है। विश्व के अनेक देशों ने अनुवाद के माध्यम से अपने देश की भाषाओं में मशहूर कृतियों के अनुवाद करवाए और अपनी भाषा के ज्ञान को समृद्ध किया। एक देश की विचारधारा दूसरे देश को जाननी है तो अनुदित सामग्री का ही सहारा हो सकता है। अनुवाद आज के समय की आवश्यकता है। इसके बिना सभी भाषाओं की विचार संपदा का तालमेल असंभव है। इसी अनुवाद के कारण संसार की हर भाषा एक दूसरे के करीब आ जाती है। हर भाषा तथा उसकी संस्कृति का हर एक को परिचय हो जाता है। किसी के द्वारा लिखा साहित्य केवल उसी भाषा तक ही सीमित रह जाता है, लेकिन अनुवाद के द्वारा उस साहित्य का परिचय विश्व को हो जाता है, उसके वैश्विकता के दरवाजे खुल जाते हैं। अनुवाद के कारण वह अपनी परिधि को लांघकर अन्य भाषा तथा वैश्विक साहित्य बन जाता है। अब यह अनुवाद, यह शब्द किस तरह से बना है, इसके बारे में संक्षेप में आपको बता दूं। अंग्रेजी में अनुवाद के लिए ट्रांसलेशन कहा जाता है। लैटिन भाषा के ट्रांस और लेशन शब्दों के योग से ट्रांसलेशन शब्द बना है। ट्रांस का अर्थ है पार और लेशन का अर्थ है ले जाने की क्रिया। इसका अर्थ है पार ले जाने की क्रिया। उसी प्रकार अनुवाद, यह शब्द अनु और वद धातु से बना है। अनु का अर्थ है पीछे और वद का अर्थ है बाद, अर्थात से अनुवाद शब्द बना है। अनुवाद के अर्थ है किसी के कहने के बाद कहना, किसी के पीछे कहना या किसी बोलने के बाद बोलना। अब कुछ अनुवाद की कुछ परिभाषाओं को देख लेते जिससे हम अनुवाद को समझ पाते हैं। केटफोर्ड की परिभाषा है, जैसे वे कहते हैं कि एक भाषा की पाठ्य सामग्री को दूसरी भाषा की समानार्थक पाठ्य सामग्री में प्रतिस्थापन करना ही अनुवाद है। एक भाषा की सामग्री को समानार्थक पाठ्य सामग्री में प्रतिस्थापित करना, पुनर्स्थापित करना ही अनुवाद है। दूसरी परिभाषा A.H. स्मिथ की परिभाषा है। उनके अनुसार वे लिखते हैं कि अनुवाद एक शिल्प है और अर्थ को बनाए रखते हुए अन्य भाषा में अंतरण करना आवश्यक है। अर्थ को बनाए रखकर दूसरी भाषा में उसका अंतरण करना अनुवाद है। न्यूमार्क के अनुसार जिसमें एक भाषा में लिखित संदेश के स्थान पर दूसरी भाषा में उसी संदेश को प्रस्तुत करने का प्रयास किया जाता है। एक भाषा में लिखित संदेश को दूसरी भाषा में अंतरित करने का प्रयास किया जाता है। उसी प्रकार एक और अनुवाद के सबसे महत्वपूर्ण विचारक माने जाते हैं नायडा। वे लिखते हैं कि अनुवाद का अर्थ है स्रोत भाषा के संदेश की लक्ष्य भाषा में प्रथमतः अर्थ की दृष्टि से और द्वितीयतः शैली की दृष्टि से निकटतम सहज समतुल्य सृष्टि करना अनुवाद है। इसके साथ साथ अनुवाद की तो बहुत सारी परिभाषाएं हैं, लेकिन एक और परिभाषा में अभी अंतिम परिभाषा भोलानाथ तिवारी की बताकर आगे उसका विवेचन मैं करूंगा। एक भाषा में व्यक्त विचारों को यथासंभव समान और सहज अभिव्यक्ति द्वारा दूसरी भाषा में व्यक्त करने का प्रयास ही अनुवाद है। यथासंभव समान और सहज अभिव्यक्ति करना अनुवाद है। अब यह अनुवाद एक प्रकार की क्रिया है, निरंतर चलने वाली क्रिया है। अनुवाद करते समय अनेक बातों का ध्यान रखना आवश्यक माना गया है। एक भाषा से दूसरी भाषा में अंतरित करते समय अनेक बिंदुओं पर ध्यान देना आवश्यक हो जाता है। मूल आशय का अंतरण तो अनुवाद में होता ही है, साथ ही शैली, भाव, सांस्कृतिक संदर्भ आदि का भी संप्रेषण अनुवाद में होता है। जिस भाषा की रचना का अनुवाद करना है उस रचना को स्रोत सामग्री कहते हैं और उस भाषा को सोर्स लैंग्वेज या अंग्रेजी में से संक्षेप में एसएल के नाम से भी जाना जाता है। इसे आधार भाषा, मूल भाषा, स्रोत भाषा आदि के नाम से पहचानते हैं। उसी प्रकार जिस भाषा में अनुवाद संपन्न करना है, जिसे हम लक्ष्य भाषा कहते हैं,
जिस भाषा में हमें अनुवाद करना है उसे अंग्रेजी में टारगेट लैंग्वेज के नाम से जाना जाता है। टारगेट लैंग्वेज का अर्थ है लक्ष्य भाषा, जिसे अंग्रेजी में संक्षेप में टीएल के नाम से भी जाना जाता है। अर्थात सोर्स लैंग्वेज से टारगेट लैंग्वेज में अनुवाद किया जाता है, अर्थात एसएल से टीएल में अनुवाद किया जाता है। सोर्स लैंग्वेज से लक्ष्य भाषा में अनुवाद किया जाता है। अब यह अनुवाद का कार्य किस तरह चलता है ये देखेंगे। तो अनुवाद का कार्य मूलतः 3 स्तरों में चलता है। अनुवाद 3 स्तर है इसके। पहला है अनुवाद अर्थ महत्वपूर्ण होता है। किसी भी रचना का जब हम अनुवाद करते हैं तो अर्थ सबसे महत्वपूर्ण होता है, तो अर्थ का संप्रेषण अनुवाद में जरूरी होता है। अर्थ का संप्रेषण लक्ष्य भाषा में होता है। दूसरा है मूल भाषा से संरचना का संप्रेषण लक्ष्य भाषा में। मूल से लक्ष्य भाषा में अंतर्निष्ठा करना है। पहला है अर्थ का संप्रेषण हो गया, दूसरा संरचना का संप्रेषण, और तीसरा है शैली का संप्रेषण। तो अनुवाद में इन 3 बातों को सबसे महत्वपूर्ण माना गया है। अर्थ, संरचना और शैली, इन तीनों का संप्रेषण अनुवाद कार्य में करना आवश्यक है। अब देखिए अर्थ का संप्रेषण किस तरह से करना होता है। अनुवाद करते समय मूल रचना के अर्थ का अंतरण होता है। अंतरण, मूल रचना को अर्थांतर अर्थात अर्थों का अंतरण होता है। अर्थ वही रहता है लेकिन दूसरी भाषा में अर्थांतरण होता है, नितांत आवश्यक है। अनुवाद कार्य में अर्थ को हम आत्मा कहते हैं, आत्मा है, और एक आत्मा, अनुवाद कार्य में आत्मा का एक शरीर से दूसरे शरीर में अंतरण करना आवश्यक होता है। एक शरीर से दूसरे शरीर में आत्मा का अंतरण करना आवश्यक है। इसमें भाषा के रूप में शरीर बदल सकता है लेकिन अर्थ रूपी आत्मा वही रहनी आवश्यक है। भाषा के रूप में शरीर बदलता है लेकिन अर्थ रूपी आत्मा वही रहनी चाहिए। जिस कारण अनुवाद कार्य करना है उसके पीछे मूल रचना का अर्थ है, और इसी अर्थ को अन्य भाषी समझने के लिए अनुवाद कार्य संपन्न किया जाता है। अर्थ का अर्थांतरण आवश्यक होता है। अर्थ इसकी आत्मा है और आत्मा का अंतरण करने के लिए अनुवाद कार्य किया जाता है। अब दूसरी बात, भाषा संरचना का संप्रेषण। व्याकरणिक दृष्टि से प्रत्येक भाषा की संरचना में थोड़ा बहुत अंतर होता है। अनुवादक को इस बात की ओर ध्यान देना आवश्यक है कि मूल भाषा की संरचना में क्या संरचना किस प्रकार की है। उसी प्रकार कभी कभी मूल भाषा की संरचना के साथ साथ वाक्यों को एक ही वाक्य में अंतरण करना मुश्किल हो जाता है। मतलब एक ही वाक्य में उसका अनुवाद करना मुश्किल हो जाता है। ऐसे में वाक्यों में उस विचार को अनेक वाक्यों में उस विचार को अंतरित किया जाता है। एक से अधिक वाक्य बनाए जाते हैं। विशेषण, लिंग, कारक, मुहावरे, लोकोक्ति आदि को भी लक्ष्य भाषा में संप्रेषित करते समय स्रोत भाषा और लक्ष्य भाषा तथा इस क्षेत्र का संपूर्ण ज्ञान अनुवादक को होना चाहिए। जैसे संरचना का अनुवाद, अर्थ का संप्रेषण, संरचना का संप्रेषण। तीसरी बात है शैली का संप्रेषण। एक भाषा की संरचना, जिसे हम शरीर पक्ष कह सकेंगे। उसके बाद अर्थ का संप्रेषण, उसे हम आत्मा पक्ष कहेंगे। उसी प्रकार अब है शैली का संप्रेषण। जैसे कि प्रत्येक लेखक की अपनी शैली होती है, लेखकीय शैली होती है, उसी प्रकार प्रत्येक व्यक्ति की एक शैली होती है। द स्टाइल इज द मैन हिमसेल्फ। मनुष्य अपने आप में एक शैली है, प्रत्येक व्यक्ति की शैली होती है। उसी प्रकार लेखक की अपनी खास एक शैली होती है। लेखकीय शैली से हम कह सकते हैं वह अपनी शैली के अनुसार लिखता है। हर लेखक अपनी शैली के अनुसार लिखता है और उस लेखक की शैली के साथ अनुवाद कार्य करना सरल कार्य नहीं है। उसका अर्थ का अर्थांतरण हो गया या विचारों का संप्रेषण हो गया, लेकिन शैली का संप्रेषण बहुत मुश्किल काम है। तो ये सरल कार्य नहीं। अनुवाद करने से पूर्व अनुवादक को अवगत होना चाहिए उस लेखक की शैली। जब तक वह मूल लेखन की शैली का ठीक से परिचय नहीं करा पाता, ठीक से उसे जान नहीं पाता, तब तक वह सफल अनुवादक नहीं कहलाया जा सकता। इसलिए अनुवादक को ठीक से उस शैली को जानना होता है, मूल रचना की शैली को जानना होता है। अनुवाद कार्य में ना कुछ जोड़े और ना कुछ छोड़े, इस तरह की भावना होनी चाहिए। और इसी भावना के साथ साथ लेखक को, मतलब अनुवादक को, अनुवाद कार्य संपन्न करना चाहिए। मूल शैली विहीन अनुवाद कार्य पढ़ेंगे तो मूल लेखक की अनुभूति नहीं होती है। इसलिए अनुवाद कार्य में शैली का भी संप्रेषण नितांत आवश्यक है। जब मूल कृति और अनुदित कृति
दोनों को पढ़ते समय, मान लो कि अनुदित कृति से पढ़ते समय मूल लेखक की अनुभूति होनी चाहिए। अगर इन तीनों बातों को ठीक से अनुवादक नहीं निभाता है तो वह मूल कृति के निकट वह अनुवाद कार्य नहीं कहलाया जा सकता है। अब यहाँ अनुवाद कार्य में अभी आपने देखा कि थोड़ा बहुत इसका स्वरूप के बारे में मैंने विवेचन किया कि जैसे कि पहली बात, अनुवाद के लिए अनुवादक को 2 भाषाओं का जानकार होना चाहिए, पहली शर्त। दूसरी शर्त, अनुवाद एक भाषा से दूसरी भाषा या अनेक भाषाओं में किया जा सकता है। ऐसा नहीं कि कोई व्यक्ति अनेक भाषाओं को जानता है तो निश्चित रूप से वह अनेक भाषाओं को एक दूसरी भाषा में अनुवाद आसानी से कर सकता है। अनुवाद में आशय या विचारों का अंतरण होता है। अनुवाद में मूल विषय के साथ अनुवादक छेड़छाड़ कर सकता है, नहीं कर सकता है। इसके साथ साथ अनुवाद में अर्थ का महत्व भाषा की आत्मा के रूप में होता है। उसी प्रकार अनुवाद में शैली का महत्व शरीर के रूप में होता है। अनुवाद में एक भाषा के शरीर से दूसरी भाषा के शरीर में अर्थ रूपी आत्मा का अंतरण होता है। एक भाषा के शरीर से दूसरे भाषा के शरीर में अर्थ रूपी अंतरण अनुवाद कार्य में किया जाता है। और अनुवाद पूरी तरह से अनुवाद मूल से निकट होना चाहिए। अनुवाद में ना कुछ छोड़े और ना कुछ जोड़े की भावना होनी चाहिए। अनुवाद में भावों और विचारों का संप्रेषण नितांत आवश्यक है। ये सब अनुवाद के स्वरूप के बारे में अभी हमने जान लिया। अनुवाद का महत्व इसके बारे में जान लेते हैं। जैसे कि मनुष्य ने उन्नति की है, उन्नति के जितने भी साधन हैं, हवाई जहाज हो, बस हो, ट्रक हो, रेल हो, जितने भी साधन है उनके लिए ईंधन लगता है। उसी प्रकार संचार के जितने भी माध्यम हैं, टीवी, रेडियो, कंप्यूटर, मोबाइल, इनके लिए भाषा होना आवश्यक है और भाषा ऊर्जा का काम करती है। अब उन्नति के लिए विश्व के साथ साथ हर एक व्यक्ति को, समाज को, राष्ट्र को जुड़ जाना पड़ता है। इसके साथ साथ जन जन से जुड़कर ही विकास संभव हो जाता है। व्यक्ति स्वयं अकेला विकास नहीं कर पाता है। अनेक लोगों से, अनेक राष्ट्रों से, अनेक विचारों के साथ उसका तालमेल होना चाहिए, तभी वह अपना विकास कर पाता है। अनुवाद के कारण भारतीय ज्ञान, विज्ञान, आयुर्वेद, योग, धर्म, दर्शन, संस्कृति, आहार, कृषि, साहित्य, कला आदि का परिचय विश्व को हुआ है या हो जाता है। उसी प्रकार विश्व का समस्त ज्ञान, विज्ञान, विचारधारा, संस्कृति आदि का परिचय भी भारत को अनुवाद के कारण ही हुआ है। उसी प्रकार भारत को भी इन कारणों की वजह से विश्व ने जान लिया है। कई बार अनेक ऐसे प्रकाशक होते हैं जो कि विश्वविख्यात रचनाओं को अपनी भाषा में प्रकाशित कर अपनी भाषा के साहित्य को समृद्ध करते हैं। देखिए, अपनी भाषा में विश्व की अनेक रचनाओं को अनुदित कर अपनी भाषाओं को समृद्ध करना है। मतलब अपनी भाषा को समृद्ध करना है तो विश्व के स्तरीय साहित्य को अपनी भाषा में लाना है। इस तरह के अन्य भाषा के साहित्य या ज्ञान की किताबों को अपनी भाषा में लाकर वे एक प्रकार अपनी भाषा की सेवा करते हैं। इसमें कई ऐसे अनुवादक हैं जिन्होंने इस तरह का अनुवाद कार्य संपन्न किया है। उसी प्रकार कुछ ऐसे लोग हैं, कुछ ऐसे लेखक हैं जिनकी रचनाओं को भारतीय भाषाओं में या विश्व की अनेक भाषाओं में जिनकी रचनाओं का अनुवाद हुआ है। गिरीश कर्नाड है, महाश्वेता देवी है, विजय तेंदुलकर है, प्रेमचंद है, विश्वास पाटिल है, जैसे कई साहित्यकार बताए जा सकते हैं जिनकी कृतियों का अनुवाद केवल देश ही नहीं विश्व की अनेक भाषाओं में पढ़ा जा रहा है। पेगविन एक संस्था है प्रकाशन की, उन्होंने क्या किया, विदेशी अनेक भाषाओं की रचनाओं को भारतीय भाषाओं में लाया, भारतीय पाठकों के लिए इन कृतियों को प्रस्तुत किया। उसी प्रकार ज्ञानपीठ प्रकाशन समूह है, वह भी भारत के अनेक भाषाओं की कृतियों को एक दूसरी भाषा में प्रकाशित करता है, भारतीय भाषाओं में प्रकाशित करता है। उसी प्रकार राजहंस श्री प्रकाशन संस्था है जो मराठी में बहुत सारी किताबें प्रकाशित करती है। वह भारत के अनेक रचनाओं को अनेक भाषाओं में मशहूर किताबों को मराठी में लाने का काम करती है। विश्व की अनेक मशहूर किताबों को मराठी में लाने का काम करती है। ऐसी बहुत सारी संस्थाएं हैं जो अपनी भाषा में इन रचनाओं को अनुदित करके
इस भाषा के पाठकों तक आसानी से पहुंच जाती है। उसी प्रकार अनुवाद का कार्य एक और महत्व बताया जा सकता है कि राष्ट्रीय एकता के लिए अनुवाद कार्य जरूरी है। जैसे कहा जाता है कि भारत में सारे धर्म सहोदर जैसे, संस्कृतियां हमजोली, भाषाएं हैं बहनों जैसी, मीठी है हर बोली। यहाँ देश में अनेक धर्म रहते हैं। इस देश में ऐसे केवल विरले ही देश है जहाँ भारत जैसे अनेक धर्म वहां रहते हैं। तो ऐसे देश में अनेक प्रकार की संस्कृतियां हैं, अनेक प्रकार की भाषाएं हैं। ये सारी भाषाएं एक बहनों जैसी है और हर भाषा की अपनी मीठी बोली है। ये बहुभाषी देश है। देश का नागरिक सारी भाषाएं तो नहीं समझ पाता, लेकिन भारत की अनेक भाषाओं को अनुवाद के माध्यम से भारतीय संस्कृति को हम समझ पाते हैं। सारी भाषाओं को समझने के लिए ज्ञान और समय दोनों चाहिए। सारे धर्मों को जानने के लिए सारी भाषाओं का जानकार होना चाहिए। भारत को जानने के लिए सारी भाषाओं को जानने की जरूरी नहीं है। केवल अनुदित किताबों के माध्यम से इन सारी बातों को हम समझ पाते हैं। भारत में जो आंदोलन चला, आजादी का आंदोलन, हिंदी भाषा में चला। अनुदित रचनाओं के माध्यम से लोगों ने आजादी के महत्व को पढ़ा, इस तरह की कविताओं को पढ़ा, इस तरह के विचारों को पढ़ा। एकता का विचार भारत भर पहुंचाने के लिए भाषा का ही आधार महत्वपूर्ण रहा, अनुवाद का ही आधार महत्वपूर्ण रहा। रेल के माध्यम से, हिंदी के माध्यम से एक भाषा अनेक राज्यों में पहुंचती है। अनुवाद के माध्यम से हम इसे एक दूसरे को समझाते हैं। एक दूसरा व्यक्ति भाषा के माध्यम से एक दूसरे के विचारों को आसानी से समझ पाता है। शायद यही कारण है कि हम दूसरी भाषाओं को अनुदित कृतियों के माध्यम से अपनाते हैं। परिणामतः हम अपने देश का, अपना स्वयं का, अपनी संस्कृति का अपने आप विकास कराने में एक प्रकार का योगदान देते हैं। जैसे कि सांस्कृतिक विकास में भी अनुवाद कार्य महत्वपूर्ण माना गया है। भारत बहुसांस्कृतिक देश है, द्रविड़ और आर्य भाषा परिवार का देश है। अनेक यहाँ त्योहार मनाए जाते हैं। पर्यटन के लिए व्यक्ति अनेक राज्यों में जाते हैं, एक दूसरे राज्यों में घूमते हैं। वहां की भाषाएं वे जानते नहीं, लेकिन भारतीय भाषाओं को एक दूसरी भाषाओं का सहारा लेकर अनुवाद के माध्यम से भाषा को समझने की कोशिश करते हैं। भारत में इससे पहले अपना महोत्सव था, सांस्कृतिक महोत्सव था। एक राज्य के कलाकार दूसरे राज्य में जाते थे, इस तरह का महोत्सव मनाया जाता है। युवा महोत्सव के माध्यम से अपने राज्य के युवा दूसरे राज्यों में जाते हैं, दूसरे राज्यों के युवा अपने राज्य में आते हैं। खासकर शिवाजी महाविद्यालय का खासा नाम है सोलापुर विश्वविद्यालय में, गर्व की बात है। तो इस तरह के युवा अनेक राज्यों में जाते हैं, तो एक दूसरे की भाषा को समझने के लिए अनुवाद का ही सहारा लेते हैं। उसी प्रकार भाषा का साहित्यिक महत्व अलग सा है अनुवाद में। जैसे कि अनुवादक एक प्रकार से पुनःसृजन करता है, पुनःसृजन अनुवाद को कहा गया है। फिर से लिखता है, विचारों को संप्रेषित करता है, लेकिन एक प्रकार का पुनःसृजन उसे कहा गया है। एक साथ दो भाषाओं में हम लिख पाते हैं। जैसे कि मराठी भाषी कोई लेखक हो, कोई कवि हो, एक साथ वह लिखेगा तो निश्चित रूप से अनुवाद के माध्यम से वही रचना दूसरी भाषा के पाठकों तक वह पहुंचा पाता है, उपलब्ध करा पाता है। एक सुअवसर है। एक लेखक एक साथ एक कविता को दूसरी भाषा में ले जा सकता है, अनेक भाषाओं में ले जा सकता है। जितनी भाषाओं को जानकार होगा अनुवाद के माध्यम से, उसके मित्र उसकी रचना को दूसरी भाषा तक ले जाते हैं। जैसे कि बताया जा सकता है, जैसे रविन्द्रनाथ टैगोर की गीतांजलि वर्षों पहले लिखी गई थी, लेकिन उसे विश्व नहीं जान पाया था। जब उसका अनुवाद अंग्रेजी भाषा में किया गया तब विश्व ने गीतांजलि को जान लिया और तब कहीं उन्हें इस तरह साहित्य का श्रेष्ठ नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ। इस तरह भारतीय साहित्य की पहचान हो या विश्व साहित्य की पहचान अगर हमें करानी है, तो निश्चित रूप से अनुवाद एक महत्वपूर्ण आधार माना जा सकता है। जैसे खासकर अनुवाद के लिए केंद्रीय हिंदी निदेशालय अनुदित रचनाओं को पुरस्कृत करता है। अनुदित रचनाओं को भारत में जितनी भी भाषाएं हैं, हर वर्ष
उन भाषा के की श्रेष्ठ अनुदित रचनाओं को नगद 1 लाख का पुरस्कार दिया जाता है। भारत में जितनी भाषाओं, प्रत्येक भाषा के लिए पुरस्कार दिया जाता है। तो यह केंद्रीय हिंदी निदेशालय के द्वारा इस तरह का कार्य किया जाता है। उसी प्रकार अनेक ऐसी संस्थाएं हैं जो अनुदित रचनाओं के लिए पुरस्कार दिया जाता है। शायद मराठी में मुझे वो याद नहीं आ रही, वो अनुवाद किया है किसी अनुवादक ने, इसलिए उन्हें साहित्य अकादमी का पुरस्कार प्राप्त हुआ है। शायद इस 15 दिनों की बात है, मराठी में वो अनुवाद का पुरस्कार प्राप्त हुआ है और साहित्य अकादमी ने उस शायद कोल्हापुर की है और कोल्हापुर के कुलगुरु उसके घर जाकर उस कुलगुरु ने उसका सत्कार भी किया था। तो अनुवाद की वजह से वो अनुवादक चर्चा में आई, साहित्य अकादमी का पुरस्कार था वह। श्रीमद् भगवत गीता की का अनुवाद ज्ञानेश्वरी ने तब मराठी में किया था, ज्ञानेश्वरी। उसी प्रकार विनोबा भावे ने गीता का अनुवाद गीताई नाम से किया। अगर आप वर्धा में जाएंगे तो वहां गीताई मंदिर है, गीताई मंदिर की दीवार पर गीताई के श्लोक लिखे हैं। जो गीता के श्लोक है, मतलब मराठी में उसका अनुवाद विनोबा भावे ने किया है। तो गीताई के श्लोक वहां दीवार पर अंकित आपको देखने को मिलेंगे। पंजाबी में कुछ ज्ञानपीठ पुरस्कार से संबंधित कुछ लेखक जैसे अमृता प्रीतम हो, गुरदयाल सिंह, इस तरह कई साहित्यकार हैं, इनकी रचनाओं का अनुवाद हुआ है। रसीदी टिकट हो, पिंजर, इस तरह मढ़ी का दीवार, इस तरह कई ऐसे रचनाएं जैसे इसका अनुवाद अपनी भाषा में हुआ है। इसके साथ साथ बंगाली साहित्यकार शरद चंद्र चटर्जी को कौन नहीं जानता, कि आप सब जानते हैं। परिणीता, श्रीकांत, देवदास, मशहूर यह कृतियां हैं, सारा भारत इनकी कृतियों को पढ़ता है। बंगाली में होने के कारण भी सीधा उसका मराठी में अनुवाद हुआ है। मराठी के श्रेष्ठ लेखक मामा गोरेरकर, जो अच्छी तरह से बंगाली जानते थे, उन्होंने सीधा बंगाली से मराठी में इसका अनुवाद किया। पूरा वे रविंद्रनाथ, बंकिम चंद्र चटर्जी मराठी में लिया है। उसी प्रकार महाश्वेता देवी, उनकी कृति जंगल के दावेदार। उसी प्रकार कन्नड़ के विख्यात साहित्यकार, रंगकर्मी, अभिनेता गिरीश कर्नाड की सभी रचनाएं अंग्रेजी, हिंदी, बंगाली, मराठी इन भाषाओं में आई है। अनुवाद के माध्यम से इन भाषाओं में पहुंच चुकी है। खासकर अध्यापन के लिए, खासकर भारतीय साहित्य का जो आपका प्रश्न पत्र है छात्रों का, उसमें भारतीय साहित्य में गिरीश कर्नाड को पढ़ाया जाता है, विजय तेंदुलकर को पढ़ाया जाता है, महाश्वेता देवी को पढ़ाया जाता है। इस तरह ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित बहुत सारी रचनाएं अनुदित हो चुकी है। मराठी के वी स खांडेकर हो या बहुत सारी रचनाओं का अनुवाद भारतीय ज्ञानपीठ ने किया है। तो अन्य भाषी रचनाओं का भी अनुवाद भारतीय ज्ञानपीठ ने किया है। हिंदी, गुजराती, मलयालम, कन्नड़, बंगाली, तेलुगु, अंग्रेजी इन भाषाओं में अनुवाद हुआ है, एक दूसरी भाषा में अनुवाद हुआ है। उसी प्रकार नारायण सुर्वे, दलित साहित्यकार शरण कुमार लिंबाळे हो, बाबूराव बागल हो, भारत सासणे हो, राजन खान हो, शांता शेळके हो, इनकी रचनाओं का अनुवाद हुआ है। मराठी भाषिक संस्कृत के विद्वान साळुंखे की कृति वैदिक धर्मसूत्र और बहुजनों की गुलामी, इसका अनुवाद डॉक्टर पद्मा पाटिल ने किया है। मराठी कवि ग दी माडगुळकर का गीत रामायण, इसका हिंदी में अनुवाद दूसरा सप्तकी कवि हरिनारायण व्यास ने उसी शीर्षक से किया है, उसी प्रकार इन रचनाओं का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इन रचनाओं की पहचान है। उसी प्रकार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस तरह की रचनाओं को पढ़ा जा रहा है। उसी प्रकार रविन्द्रनाथ टैगोर, मैक्सिम गोर्की, टॉल्स्टॉय, अलेक्जेंडर पोप, इनकी रचनाओं का भी भारत में अनुवाद हुआ है। उसी प्रकार सर विलियम जोन्स ने भारत में आकर संस्कृत सीखी, सर विलियम जोन्स ने, और संस्कृत सीख कर उन्होंने अभिज्ञात शाकुंतल का अनुवाद किया। यहाँ आए, संस्कृत सीखी और अंग्रेजी में अभिज्ञात शाकुंतल का अनुवाद किया, और इस अभिज्ञात शाकुंतल के अंग्रेजी से अनेक विदेशी भाषा में फिर उसका अनुवाद हुआ। उसी प्रकार भारतेंदु हरिश्चंद्र ने शेक्सपियर के नाटक मर्चेंट ऑफ वेनिस का अनुवाद दुर्लभ बंधु नाम से किया। उसी प्रकार रामचंद्र शुक्ल ने जोसेफ एडिसन को प्लेजर्स ऑफ इमेजिनेशन का अनुवाद किया, कल्पना का आनंद नाम से अनुवाद किया। इस तरह एडविन अल्ट्रॉन ने
उनकी कृति लाइट ऑफ एशिया का अनुवाद भारतेंदु ने किया बुद्ध चरित्र के नाम से। उसी प्रकार श्रीधर पाठक ओलिवर गोल्डस्मिथ का अनुवाद, जैसे ओलिवर गोल्डस्मिथ को द हर्मिस्ट जो उनकी कृति है उसका एकांतवासी योगी नाम से अनुवाद किया। डेजर्टेड विलेज का अनुवाद गुजरात ग्राम से किया। प्रेमचंद ने लियो टॉल्स्टॉय का कुछ अनुवाद किया। भीष्म साहनी ने रूसी पुस्तकों का अनुवाद किया। रांगे राघव, निर्मल वर्मा, कुंवर नारायण, मोहन राकेश, विष्णु खरे, अमृत मेहता, अभय कुमार दुबे, प्रभात नौटियाल, मुद्रा राक्षस, उदय प्रकाश, सूरज प्रकाश, नीलाभ, इस तरह कई रचनाकार हैं जिनकी कृतियों का अनुवाद विश्व की अनेक भाषा में हुआ है। ज्ञानपीठ पुरस्कार कुंवर नारायण के आत्मजयी खंड काव्य का अनुवाद इतालवी भाषा में हुआ है 1976 में। इतालवी के प्रोफेसर मोरियानो आफ्रेदी ने नचिकेता नाम से इटली में इसका अनुवाद किया है। उसी प्रकार इस कृति का मराठी में भी अनुवाद हुआ है। खैर, इस तरह अंतरराष्ट्रीय महत्व हुआ, व्यावसायिक महत्व भी है, लेकिन व्यावसायिक महत्व भी हमें देखना नितांत जरूरी है कि आज हम देखते हैं कि बहुत सारी कंपनियां हैं, उनके जो ब्राउजर निकलते हैं वो ब्राउजरों की भाषा जो उनकी मतलब प्रोडक्ट जो होता है अनेक भाषाओं में प्रोडक्ट होता है। मतलब जो ब्राउजर में अनेक भाषाओं में लिखा जाता है, मतलब मैनुअल, जिसे हम मैनुअल के नाम से भी जानते हैं। यह अनेक भाषाओं को लिखना जरूरी है कि प्रत्येक भाषा उसे समझ सके। लेकिन अमेजॉन वेबसाइट थी, वो अनेक भाषाओं में है लेकिन मराठी में नहीं थी। महाराष्ट्र के एक राजनीतिक पार्टी ने मुंबई में अमेजॉन के खिलाफ आंदोलन किया और बाद में अमेजॉन ने अपनी वेबसाइट मराठी में भी शुरू की, मराठी में उपलब्ध कराई। तो इस तरह आंदोलन करना पड़ता है कभी कभी, इस तरह अपनी भाषा को न्याय दिलाने के लिए। और इस तरह उसका व्यावसायिक महत्व उनकी दृष्टि से वे मान गए, क्योंकि मराठी में अनुवाद करेंगे तो निश्चित रूप से वेबसाइट मराठी में बनाएंगे तो निश्चित रूप से मराठी जो पाठक है वे उनके व्यवसाय के साथ, उनके उत्पादों के साथ जुड़ जाएंगे। उसी तरह ये कंपनियां जानती है कि अपने भारत में हालांकि किसी भी देश को जीतना है, किसी भी देश के मार्केट को हथियाना है, तो उस देश की भाषा को जानना आवश्यक है। ये कंपनियां जानती है भारत जैसे विशाल देश में अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए भारतीय भाषाओं का प्रयोग करना नितांत आवश्यक है। सभी कंपनियों ने अपनी विज्ञापन नीति में भाषाई बदलाव किए। विज्ञापनों की भाषा, जैसे एक ही विज्ञापन भारत की अनेक भाषाओं में बचता है, एक ही विज्ञापन। तो ऐसे में श्रेष्ठ अनुवादकों की आवश्यकता है। कुछ हालांकि अनुवाद के लिए जिसे जो जिंगल्स रहता है, जिंगल्स 4-6 पंक्तियों जो काव्य रहता है उसे जिंगल्स कहते हैं। तो जिंगल्स लिखना 4-6 पंक्तियों में ही पूरी जो प्रोडक्ट है उसके गुणों को बताना एक कला होती है। और इस तरह उसको संगीतबद्ध करके या गद्य में उसको प्रस्तुत किया जाता है तो उसे दूसरी भाषा में उसी महत्व के साथ अर्थांतरित करना या अनुदित करना नितांत आवश्यक होता है। अनुवादक कर सकता है। इन भाषाओं की वृद्धि में यह नितांत आवश्यक बात होती है। इस तरह अनुवादकों की इस क्षेत्र में काफी कमी। निम्बुस नामक की कंपनी काम करती है, निम्बुस नामक इस तरह विज्ञापन बनाती है। तो इस तरह इन कंपनियों को इस तरह के लोगों की आवश्यकता होती है, एक जिंगल्स लिखने वाले और उसे अनेक भाषाओं में अच्छी तरह से अनुदित करने वाले, उसी प्रकार संगीतबद्ध करने वाले। ये उनका खास तरह का व्यवसाय है। व्यापार में जैसे हम देखते हैं कि अनेक राज्यों से महाराष्ट्र में इस तरह व्यापारी आते हैं और टूटी फूटी भाषा में हम उनके साथ हिंदी बोलने की कोशिश करते हैं, टूटी फूटी भाषाएं भी अपने साथ हमारे साथ मराठी भाषा बोलने की कोशिश करते हैं। ये एक प्रकार से अपने आप में एक प्रकार का अनुवाद ही हो जाता है, जिससे अधिक से अधिक भाषा आती हो वह अधिक से अधिक व्यापार कर सकता है। जैसे मैंने अमेजन का उदाहरण दिया, उसी प्रकार भाषा का प्रशासनिक महत्व भी है। खासकर अनेक राज्यों में, अनेक देशों में इस तरह के अनुवादक, सरकारी अनुवादक के पद निर्माण किए हैं। भारत में भी इस तरह का अनुवादक पद है, संसद में इस तरह के अनुवादक पद है। तो हम देखते हैं कि संसद में अनेक सांसद कभी कभी अपनी मातृभाषा में भी बोलते हैं, तो उसका अनुवाद कार्य करके अन्य सांसदों को देना आवश्यक होता है।
तो ऐसे में भारत में जितनी भी भाषाएं हैं उनको जानने वाले अनुवादकों की आवश्यकता होती है। उसी प्रकार अनेक बैंकों में, सरकारी कार्यालयों में राजभाषा अधिकारी होता है। वो राजभाषा अधिकारी भी लगभग अनुवादक का ही काम करता है। बैंकों में जितनी भी पर्चियां होती है, जिनके जितने भी पत्र होते हैं, उसका अनुवाद करने का काम इस राजभाषा अधिकारी को करना होता है। तो वह अनुवादक के तौर पर भी काम करता है और राजभाषा अधिकारी के तौर पर भी काम करता है। छात्रों को जितनी अच्छी हिंदी की समझ होनी चाहिए, उसी प्रकार किसी एक अन्य भाषाएं की अच्छी समझ हो तो वह श्रेष्ठ अनुवादक हो सकता है। खासकर महाराष्ट्र के छात्रों के लिए मैं कहूंगा कि वे अच्छी तरह से मराठी बोलते हैं, लिखते हैं, उनकी अपनी मातृभाषा है, तो निश्चित रूप से, और वे हिंदी के छात्र हैं, तो निश्चित रूप से मराठी की बहुत सारी रचनाओं को हिंदी में लिखे या हिंदी की बहुत सारी रचनाओं को आप मराठी में लिखे। हिंदी की अच्छी कहानियों को आप मराठी में लिख सकते हैं, अखबारों को उसका अनुवाद करके आप भेज सकते हैं। हिंदी की अच्छी कविताओं का आप अनुवाद कीजिए और मराठी के जितने भी अखबार है उसके लिए आप लिख भेजिए। धीरे धीरे आप इस क्षेत्र के अच्छे अनुवादक बन जाएंगे और इस क्षेत्र में आप मतलब अनेक प्रकाशक निश्चित रूप से आपको कांटेक्ट करेंगे, आपके संपर्क में आएंगे कि आपने इतनी इतनी कहानियों का, 500 कहानियों का आपने अनुवाद किया हिंदी से मराठी में, और इन कहानियों को आपने मराठी के अखबारों में, मराठी की पत्रिकाओं में प्रकाशित करवाया है। हिंदी की बहुत सारे रचनाओं को आपने मराठी में आप ले आए, या मराठी की रचनाओं को आप हिंदी में ले जा सकते हैं। समकालीन समाचार नामक हिंदी की पत्रिका निकलती है, इंडियन लिटरेचर नामक एक अंग्रेजी पत्रिका निकलती है। वे भारत की रचनाओं को, भारतीय भाषाओं को हिंदी में अंग्रेजी में छापते हैं। तो इस तरह के एक आप अच्छे अनुवादक के रूप में काम कर पाएंगे और इन पत्रिकाओं में जो भी सामग्री प्रकाशित होती है उसके आधार पर आपको पारिश्रमिक भी दिया जाता है, उसका अपना आपको मूल्य भी मिलता है और धीरे धीरे आपका इस क्षेत्र में अच्छा नाम हो जाता है श्रेष्ठ अनुवादक के रूप में। पुणे में जैसे पश्चिम महाराष्ट्र मराठी भाषा संघ है, उन्होंने एक बार स्वतंत्र रूप से गूगल फॉर्म बनाया था कि जो अनुवादक करते हैं वे अपना नाम वहां दर्ज कराए, क्योंकि मराठी का श्रेष्ठ साहित्य अन्य भारतीय भाषाओं में पहुंचाएंगे तो निश्चित रूप से मराठी का विकास हो जाता है, मराठी का अपना नाम हो जाता है। हिंदी की श्रेष्ठ किताबों का अगर मराठी में हम अनुवाद करेंगे तो निश्चित रूप से हिंदी का नाम अधिक हो जाता है, इसके साथ साथ मराठी भी अधिक विकसित हो जाती है। ये आप लोग जितनी अधिक भाषाएं जानते हैं निश्चित रूप से आपके लिए उतने अधिक सुअवसर है, जैसे इसे रोजगार का साधन हम कह सकते हैं। अनेक अखबारों के लिए अनुवादकों की आवश्यकता होती है, क्योंकि मान लो कि मराठी का कोई अखबार है तो उसके लिए जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत सारी खबरें आती है। वार्ता नामक हिंदी समाचार एजेंसी है, वह इन अखबारों के लिए खबरें भेजती है। अंग्रेजी के जैसे यूनिवार्ता है या प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया है, इस तरह जो बहुत सारी संस्थाएं हैं वो इन अखबारों को खबरें भेजती है, अंग्रेजी में आती है या हिंदी में वो खबरें आती है, उसका अनुवाद मराठी में करना होता है इन अखबारों को। बहुत सारे ऐसे अखबार होते हैं, किसी एक पृष्ठ पर, मान लो संपादकीय पृष्ठ पर किसी कोई लेख लिखा जाता है, कोई वृत्त लिखा जाता है, कोई स्तंभ लिखा जाता है और वही स्तंभ अनेक भारतीय भाषाओं के अखबारों में प्रकाशित किया जाए। मान लो कि दिव्य मराठी, उनका भास्कर समाचार पत्र है, विशाल वो बड़ा समाचार पत्र है, वहां हिंदी अखबारों में मतलब जो भी छपकर आती है बात, उसका अनुवाद मराठी के दिव्य मराठी में आता है, मतलब वह स्तंभ मराठी में भी छपकर आता है। तो इस तरह के अनुवादकों की आवश्यकता होती है। इसके साथ साथ कई अखबारों के लिए कभी कभी सामग्री नहीं मिलती है तो अनुदित करके अपनी मराठी में छापते हैं। खासकर मनोरंजन की सामग्री हो, महिला जगत हो, बाल जगत हो, कृषि विषयक जानकारी हो, तो आप हिंदी से अनुवाद करके मराठी अखबारों के लिए लिख सकते हैं, मराठी में लिख सकते हैं। इन अखबारों के लिए आप अपनी ये सारी सामग्री दे सकते हैं। अखबार का कोई कर्मचारी भी यही काम करता है। कभी कभी हर दिन अखबार के 4 पन्ने भरने चाहिए, 8 पन्ने भरने चाहिए। हर दिन समाचार तो नहीं मिलते, कभी ऐसा मौसम होता है कि बहुत सारे समाचार अखबारों के दफ्तर में आते हैं। मैंने अखबार के लिए काम किया है, बहुत सारे समाचार, कुछ ऐसा मौसम होता है बहुत सारे समाचार आते हैं, बहुत सारे समाचारों को छांटना होता है, उनको काटना होता है, गैर जरूरी समाचारों को फेंकना होता है। तो कभी कभी ऐसा ही होता है कि समाचार नहीं मिलते तो क्या छापे। ऐसे समय पर आप इस तरह की बहुत सारी बातें अपने अखबारों के लिए छाप सकते हैं, अनुदित करके छाप सकते हैं। कुछ छोटे अखबार दूसरे अखबारों की खबरें अपने अखबारों में छापते हैं अनुवाद के माध्यम से।
ये सब वहाँ बताया जाता है। एक अनुवाद के रूप में हम काम कर सकते हैं। हर अखबार देश या विदेश के हर हिस्से में अपने प्रतिनिधि तो नहीं रख पाता, ऐसे में वह किसी न्यूज एजेंसी पर निर्भर रहकर इस तरह की सामग्री अपने अखबार तक या अपने अखबार के माध्यम से अपने पाठकों तक पहुंचाता है। उसी प्रकार विज्ञापन की बात, कल एक सेमिनार था विज्ञापन पर, एक शायद पश्चिम महाराष्ट्र किसी कॉलेज ने विज्ञापन लेखन में सुअवसर इस तरह का सेमिनार दिया था। 2-3 वक्ताओं ने बात की विज्ञापन के क्षेत्र में सुअवसर बड़ा विषय है आज के युग में। जैसे मराठी में नादू महानोर की कविता है, मराठी की मशहूर पंक्ति है, मुझे बहुत बार याद आती है, उस पंक्ति को मैं दोहराता हूँ। चिंध्या पांघरून सोनं विकायला गेला, गिराईक मिळता मिळेना. चिंध्या पांघरून सोनं विकायला गेला, गिराईक मिळता मिळेना. गिराईक मिळत नाही, तर अशा वेळी काय करावं लागतं? तर सोनं पांघरून चिंध्या विकायला गेला, सोनं पांघरून चिंध्या विकायला गेला, गर्दी हटता हटेना. अर्थात विज्ञापन, तामझाम, रोग, मतलब ये सब बातें हैं। मतलब किस तरह से हम अपनी चीजों को प्रस्तुत करते हैं, उसी तरह से चीजें बिकती है। ये विज्ञापन की कला है। विज्ञापन की कला है। कोई भी बड़ा कोई दुकानदार हो, इंटीरियर पर ज्यादा खर्चा करता है। इंटीरियर, शुरुआती इंटीरियर को खर्चा करता है, तो आंतरिक जो दिखावटीपन उसका होता है दुकान का, उसी आधार पर उसे ग्राहक मिलते हैं, परिणामतः उसके व्यवसाय में वृद्धि होती है। ये भी जरूरी है। जैसे भारत में जैसे विशाल देश में अनेक भाषाएं बोली जाती है, और विज्ञापन की बात की जाए तो एक ही प्रोडक्ट को बेचने के लिए अलग अलग विज्ञापन बनाने की जरूरत नहीं। केवल भाषा के माध्यम से एक ही विज्ञापन अनेक चैनलों पर इस तरह प्रसारित किया जाता है। जैसे मैंने बताया कि जैसे निम्बुस नामक संस्था है, विज्ञापन एजेंसी है, अच्छे विज्ञापन लेखकों की तलाश में है। सरकारी विज्ञापन भी अनेक भाषाओं में प्रसारित होते हैं, अनेक भारतीय भाषाओं में प्रस्तुत किए जाते हैं, उसका अच्छा अनुवाद करना नितांत आवश्यक है। उसी प्रकार कभी कभी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी, जैसे दो राष्ट्रों के प्रमुख अगर एक दूसरे से मिलते हैं तो निश्चित रूप से कभी कभी दोनों कोई एक दूसरे की भाषा नहीं जानता है। ऐसे में किसी व्यक्ति को, पत्रकार को तो साथ में नहीं रखेंगे, तो कोई गुप्त नीति रहती है दो राष्ट्रों के प्रमुखों के बीच, तो किसी तीसरे व्यक्ति को अपने साथ नहीं रखेंगे। लेकिन अगर दोनों एक दूसरे की भाषा नहीं जानते हैं, तो ऐसे में दुभाषिया रखा जाता है। जहां कोई नहीं रहता वहां दुभाषिया रहता है, जरूर दुभाषिया रहता है। ये दुभाषिया ही अनुवादक है। निश्चित रूप से वो अपनी भूमिका निभाता है। तो किस तरह से उनके विचारों को अनुवाद करके पहुंचाता है, उसी आधार पर भलाई या बुराई, ठीक या अनुचित, सब कुछ निर्भर रहता है। वो किस तरह से अनुवाद कार्य करता है, उसी पर सब कुछ आधारित होता है। जैसे मैंने अभी बताया कि प्रकाशकों के लिए आवश्यकता है, बैंकों में राजभाषा का अधिकारी के रूप में आप कार्य कर सकते हैं। उसी प्रकार मनोरंजन के क्षेत्र में भी अनुवादकों की नितांत आवश्यकता है। फिल्मों की बात की जाए तो मैं अपनी बात कहूँ कि मुझे एक स्क्रिप्ट आई अनुवाद के लिए, तरुण तुर्ग म्हाताऱ्या, मधुकर तोरणमल, उनका मूल रचना है, एक उसकी स्क्रिप्ट आई है, मुझे अनुवाद करनी, हिंदी में अनुवाद उसका करना है। तो जो अड़चने आती है प्रत्यक्ष अनुवाद कार्य करते समय, तो प्रत्यक्ष आप अनुवाद कार्य शुरू करेंगे तो आपको पता चलेगा कि मराठी में यह है और उसका हिंदी में किस तरह से अनुवाद करना है। तो मनोरंजन के क्षेत्र में बहुत सारी फिल्में डबिंग होती है, बहुत सारे कार्टून अनेक भाषाओं में चलते हैं, बहुत सारे कार्टून अनेक भाषा में चलते हैं। तो उस भाषा का अनुवाद मराठी में होना चाहिए, उस भाषा का अनुवाद हिंदी में होना चाहिए, उस भाषा का अनुवाद कन्नड़ में होना चाहिए। ठीक ठाक अनुवाद होना आवश्यक है। तो फिल्मों में आजकल बहुत सारी प्रादेशिक भाषाओं में, हिंदी में और हिंदी से प्रादेशिक भाषाओं में फिल्मों का प्रचार हो रहा है। अनेक विदेशी फिल्में भारतीय भाषा में प्रसारित होती है। इस तरह इन फिल्मों का अनुवाद करना जरूरी है, और यह अनुवाद एक सफल अनुवादक ही कर सकता है। इस क्षेत्र में काम करने वाले अनुवादक को अच्छा पारिश्रमिक मिलता है, अच्छा काम मिलता है, और उसका अपना फिल्म के क्षेत्र में नाम जुड़ जाता है अनुवादक के रूप में। फिल्मों के साथ साथ अनेक भाषाओं में रिलीज, ये फिल्में अनेक भाषाओं में रिलीज होते हैं, इनके साथ साथ इसका नाम भी चहुओर जाता है।
किताबों में जिस तरह मूल लेखक की कृति होती है, इसके साथ साथ अनुवादक का भी नाम होता है। कोई बड़ा लेखक जो आपको पसंद है, उसके नाम के साथ आपका नाम जोड़ना है तो आप अनुवाद कीजिए, क्योंकि उस किताब पर मूल लेखक के साथ साथ आपका भी नाम जुड़ जाएगा। उसी प्रकार ऐसे में एक मनपसंद कलाकार आपको हो, दिग्दर्शक कोई फिल्म रिलीज होने की तारीख में उस भाषा की फिल्म को अपनी भाषा में देखना है, तो अनुवाद के माध्यम से ये सब टाइटल आते हैं। सब टाइटल पहले इस तरह बनाए जाते हैं, क्योंकि मशीनी अनुवाद के माध्यम से किया जाता है, लेकिन मशीनी अनुवाद में भावों का अनुवाद ठीक तरह से नहीं हो पाता है। इसलिए अनुवादकों के माध्यम से इस तरह के अनुवाद किए जाते हैं, और एक ही दिन में कोई फिल्म जब रिलीज होती है तो एक ही फिल्म में हिंदी में भी रिलीज होती है, मराठी में भी रिलीज होती है, अन्य भारतीय भाषाओं में रिलीज होती है। जैसे सचिन तेंदुलकर पर फिल्म आई थी, हिंदी में भी रिलीज हुई और उसी दिन मराठी में रिलीज हुई। तानाजी नामक फिल्म एक थी, उसी दिन हिंदी में रिलीज हुई और उसी दिन मराठी में भी रिलीज हुई। इससे पहले इन लोगों ने अच्छे अनुवादकों से सारे डायलॉग अनुदित करवा लिए थे। सारे डायलॉग उन कलाकारों से कहे गए, मतलब उसकी रिकॉर्डिंग हुई, मतलब रिकॉर्ड फिल्म एक साथ उसकी शूटिंग हो जाती है, लेकिन अनुवाद के माध्यम से भाषा को बाद में डबिंग किया जाता है अनुवादक के माध्यम से। तो अच्छा अनुवादक इस क्षेत्र में भी होना आवश्यक है। उसी प्रकार कुछ टीवी चैनल पर भी एक ही कार्यक्रम प्रादेशिक भाषाओं में भी प्रसारित होते हैं। ऐसे कार्यक्रम देखते समय हम टीवी की भाषा को बदलकर देख सकते हैं। अब रिमोट पर वह सुविधा आ चुकी है कि हम रिमोट का पीला बटन दबाकर अपनी भाषा को दूसरी भाषा में हम दूसरी भाषा में कन्वर्ट करते हैं। तो ये कन्वर्ट करने से पहले जो प्रोसेस चलता है वह अनुवाद के माध्यम से किया जाता है, संपन्न किया जाता है, उसे डबिंग किया जाता है। उसी प्रकार डॉक्यूमेंट्री बहुत सारी फिल्में होती है, उसका भी अनुवाद होना जरूरी माना गया है, क्योंकि यह फिल्म की फिल्म तो एक भाषा में बनती है, लेकिन उसे अनेक भाषाओं में प्रदर्शित करना पड़ता है। अनेक भाषाओं में प्रदर्शित करना पड़ता है। जैसे हम बहुत सारे हॉलीवुड की जो फिल्में हैं, कुछ ऐसे टीवी चैनल है जहां पर अनेक विदेशी भाषाओं की फिल्में प्रसारित, निरंतर फिल्में प्रसारित होती है और उस पर डबिंग होकर हिंदी में प्रसारित होती है, डबिंग होकर हिंदी में प्रसारित होती है। तो इन क्षेत्रों में खासकर हॉलीवुड की फिल्में हैं, हिंदी में आती है। हॉलीवुड की फिल्में खासकर तेलुगु में आती है। तेलुगु की फिल्में हिंदी में होती है, बहुत सारे कुछ चैनल पर दिखाते, केवल तेलुगु की फिल्में होती है, हिंदी में एक्शन फिल्में होती है। और खासकर इसका स्वतंत्र रूप से दर्शक वर्ग काफी, इसका फिल्मों का दर्शक वर्ग खासा है जो इस तरह की फिल्में देखना पसंद करता है। तो इस तरह बहुत सारे सुअवसर है जहां इसका अनुवाद के माध्यम से हम इस पर काम कर सकते हैं, इसमें जुड़ सकते हैं। अगर आप मराठी अच्छी तरह जानते हैं, मराठी में अच्छे रचनाओं का पढ़ते हैं, तो उसका अनुवाद कार्य शुरू कीजिए। शायद बारसी हो या अन्य कहीं छोटे छोटे अखबार होते हैं, वहां अनुदित रचनाओं को भेजना शुरू कीजिए। आप धीरे धीरे आपकी लेखकीय पहचान हो जाएगी, अनुवादक के रूप में आपकी पहचान हो जाएगी। इसके लिए कोई कुछ जाने की आवश्यकता नहीं है। अखबार में आपका नाम आएगा, आपका नाम छपकर आएगा। आप 12वीं में हो, 11वीं में या प्रथम वर्ष में हो, 12वीं के हो या स्नातकोत्तर के छात्र हो, आप इस क्षेत्र में अपना काम शुरू कीजिए। अगर आप लिखते हैं, अपने लेखन के साथ साथ आपने मराठी में कुछ लिखा है तो उसको हिंदी में लिखिए। अगर लिखना मुश्किल हो रहा है तो उसका ट्रांसलेशन कीजिए या किसी अन्य व्यक्ति को ट्रांसलेशन करने के लिए दीजिए। आपके जान पहचान का अच्छा लेखक है, उनसे जाइए, उनसे मिलिए, उनकी श्रेष्ठ रचनाओं को आप अनुदित कीजिए, उसको छापिए, प्रकाशित कीजिए। पश्चिम भारत, उत्तर भारत में बहुत सारे हिंदी प्रकाशक है, उनसे आप संपर्क कीजिए कि हमारे मराठी की श्रेष्ठ रचना है, हमने इसका अनुवाद किया है और हम इसे प्रकाशित करना चाहते हैं। निश्चित रूप से आपकी अनुदित रचना का वे स्वागत करेंगे और आप धीरे धीरे इस क्षेत्र में आप अपना नाम बनाएंगे। निश्चित रूप से आपका नाम हो जाएगा। मुझे आप लोगों ने इस तरह अनुवाद के क्षेत्र में मुझे इस विषय पर बोलने के लिए सुअवसर प्रदान किया। इसलिए सबसे पहले पुनश्च मैं इस महाविद्यालय के प्राचार्य आदरणीय प्रोफेसर डॉक्टर प्रकाश थोरात सर जी का आभार प्रकट करना चाहूंगा। उसी प्रकार इस महाविद्यालय की विभाग प्रमुख और कार्यक्रम की संयोजिका डॉक्टर अर्चना कांबले मैडम, आपका भी आभार प्रकट करूंगा। उसी प्रकार इस व्याख्यान के संयोजक डॉक्टर श्रीराम वैद्य सर,
आपका भी मैं आभारी हूँ। उसी प्रकार सह संयोजक डॉक्टर सुब्राव जाधव सर, आप सभी का मैं आभारी हूँ। महाविद्यालय के प्राध्यापक, महाविद्यालय के छात्र, इन्होंने मुझे बोलने का सुअवसर दिया, मेरे विचारों को धैर्य के साथ, गंभीरता से आप लोगों ने सुना, सहा। इसलिए पुनश्च आप सभी का आभार प्रकट करते हुए मैं यही लिखता हूँ। आप सभी का धन्यवाद। आपने हम सभी प्रतिभागियों को, छात्रों को और अध्यापकों को अनुवाद की परिभाषा, प्रक्रिया, उस अनुवाद का महत्व, सामाजिक सांस्कृतिक अनुवाद का महत्व और वर्तमान संदर्भ में अनुवाद में जो रोजगार की संभावनाएं हैं, उस रोजगार की संभावनाओं के बारे में अवगत कराया। इसलिए मैं आपको पुनश्च बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। सर, आपका जो अनुभव है, जो अनुभूति है, यानी कि आपने तो अनेक जगहों पर यानी कि अध्यापक है, लेकिन उसके साथ साथ आपने समाचार पत्र में भी काम किया है और उसमें अनुवाद का महत्व आप भली भांति जानते हैं। तो उसमें अनुवाद के महत्व के अपने बहुत अच्छी तरह से हमें समझाया है और हमें उपस्थित रहकर मार्गदर्शन भी किया है। मैं इसलिए विभाग की ओर से, महाविद्यालय की ओर से मैं आपको आभार यानी कि आपको धन्यवाद देना चाहता हूं। वैसे अगर देखा जाए अनुवाद के बारे में बहुत बात कहा है, यानी कि अनुवाद एक साधना है, यानी कि आपने भी समझाया कि अनुवाद क्या है, एक साधना है, जैसे कि मूल कृति होती है। अनुवाद एक साधना है, देशांतरों के व्यक्तियों के बीच निर्मित एक अतल गहराइयों में बैठने का निशंक हो द्विधा रहित मिल बैठने का अनुवाद मात्र भाषांतरण नहीं, वह एक सेतु है और वह दो भाषाओं के बीच, दो संस्कृतियों के बीच या अनेक दो देशों के बीच एक सेतु एवं समन्वय का साधन के रूप में यह अनुवाद कार्य करता है। आज विश्व के स्तर पर अगर देखा जाए, जैसे कि कहा जाता है, यानी कि हमारी कहावत भी है हमारी, 2 कोस पर पानी बदले 8 कोस पर भाषा, यानी कि 2 कोस पर पानी बदलता है और 8 कोस पर भाषा बदलती है। तो यह भाषा की जो विविधता है, उस भाषा की विविधता को समन्वय के रूप में समन्वय साधने का कार्य यह हमारा अनुवाद करता है। और इसलिए आज वैश्वीकरण के इस युग में अनुवाद का एक यानी कि महत्व सभी जानते हैं। वैसे अगर देखा जाए, आज विश्व में लगभग 5000 भाषाएं और बोलियां बोली जाती हैं और इनमें से यानी कि प्रमुख रूप से 16 भाषाओं को मान्यता मिली हुई है या 16 भाषाओं में विश्व का कामकाज चलता है। जो अंतर्राष्ट्रीय जो जितना भी कामकाज होता है, तो उनमें से अंग्रेजी, फ्रांसीसी, स्पेन, रूसी, चीनी, अरबी, इतालवी, जर्मनी, जापानी, पुर्तगाली भाषा, मलय, इंडोनेशिया की तमिल, तेलुगु, बांग्ला, उर्दू और हिंदी। तो इन सभी भाषाओं जो है, इनमें से जो प्रथम 6 भाषाएं हैं, यानी कि जैसे कि अंग्रेजी, फ्रांसीसी, स्पेन, रूसी, चीनी और अरबी, इन भाषाओं में हमारे जो संयुक्त राष्ट्र हैं उसकी प्रमुख रूप से ये 6 भाषाएं उन्होंने स्वीकृति दी है और अन्य जो 5 भाषाएं वह भारतीय हैं। तो संयुक्त राष्ट्र का जो कामकाज है, तो उस समय उन्होंने यानी कि समन्वय के लिए इसके इस अनुवाद के महत्व को जानते हुए उसे अंतर्राष्ट्रीय भाषा यानी कि अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस के रूप में मनाया गया है। और हमारे अतिथि मर्डे सर ने भी यही हमें बता दिया कि अनुवाद का महत्व कितना महत्वपूर्ण है, या अनुवाद में जो अनुवाद की संभावनाएं रोजगार की, जैसे सर एक शब्द के लिए 1 रुपया यानी कि 90 पैसे मिलते हैं। यानी कि अगर कोई काम करने जा रहे हैं, यानी कि सुनील कुमार लोटे सर हैं, गिरीश काशिद सर हैं, उनके मार्गदर्शन में अनुवाद का कुछ कार्य हम भी करते हैं और हमारे यहाँ के बहुत सारे लोग करते हैं, आप भी जानते हैं सर। तो यानी कि अनुवाद में एक शब्द के लिए 1 रुपया मिलता है, 90 पैसे मिलते हैं। यानी कि तो अनुवाद में यानी कि हम बेरोजगार होने की अपेक्षा हम अनुवाद में अगर हम काम करते हैं
तो हमें बहुत सारे आर्थिक रूप से भी हम सक्षम हो सकते हैं और हमारी भाषा का भी हम विकास कर सकते हैं, क्योंकि अन्य भाषाओं के श्रेष्ठ साहित्य का हम हमारी भाषा में अनुवाद नहीं करते तब तक हम समृद्ध नहीं बन सकते हैं। तो इस प्रकार से मैं सर आपको धन्यवाद देना चाहता हूं। हमारे दूसरे अतिथि देवीदास इंगले सर कुछ कारणवश हमसे जुड़ नहीं रहे हैं और इसीलिए मैं एक मैथिली शरण गुप्त जी की एक पंक्ति कहते हुए कहना चाहता हूं। जैसे कि मैथिली शरण गुप्त जी ने कहा था, सज्जनों भगीरथ प्रयत्न फले आपके, ले जा सकते हैं यहाँ गंगा से प्रवाह जो। आप अनुवाद की ही योजना कर दे तो कह सके हम सगर्व विश्व भर के, वांग्मय में जो है वह चुन लिया हमने और जो हमारा अपना है अतिरिक्त है। यानी कि मैथिली शरण गुप्त जी भी कहना चाहते हैं कि अनुवाद की योजना कर दीजिए। गंगा के जैसा प्रवाह होता है, उस गंगा के प्रवाह जैसे हम अन्य ग्रंथों के श्रेष्ठ साहित्य का हम अनुवाद करेंगे। अपना है तो अपना होता है, लेकिन दूसरों का जो श्रेष्ठ साहित्य है वह हमारी एक अधिकता है, यानी कि वह हमारा अपना होते हुए दूसरों का अधिक हमें मिल रहा है। इसलिए अनुवाद यह एक श्रेष्ठ विधा के रूप में, एक साहित्य के रूप में विकसित हुआ है। और मैं इस कार्यक्रम के अध्यक्ष यानी कि हमारे प्रधानाचार्य प्रकाश जी थोरात सर हैं, लेकिन कुछ कारणवश या कुछ उन्हें मीटिंग है, इसलिए वह महत्वपूर्ण मीटिंग के लिए वह जुड़े हुए हैं। इसलिए मैं हमारे मार्गदर्शक गुरुवर्य जादव सर से अनुरोध करता हूं कि वे उनकी तरफ से, प्रधानाचार्य की तरफ से अध्यक्षीय समारोह कर दीजिए। आज के इस ऑनलाइन कार्यक्रम में उपस्थित देवी और सज्जनों, कुछ कारणवश आज प्राचार्य की ओर से मैं अध्यक्षीय समापन करने जा रहा हूं। आज की इस हिंदी दिवस और अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम में प्रमुख अतिथि के रूप में डॉक्टर इंगले जी कुछ कारणवश उपस्थित नहीं रह सके, लेकिन मेरे अपने दूसरे दोस्त डॉक्टर मर्डी जी इस कार्यक्रम के अंतर्गत अलग अलग प्रदेश से जुड़े हुए मेरे भाई और बहनों, छात्रों, मेरे अपने दोस्त माहले सर, वैद्य सर, हमारे विभाग का अध्यक्ष डॉक्टर अर्चना कांबळे, सहयोगी मेरी अपनी सहयोगी चौधरी मैडम, आज आप जिस कार्यक्रम का आयोजन किया है, इस कार्यक्रम के उपलक्ष्य में आज हमें जो डॉक्टर मर्डी जी ने मार्गदर्शन किया है कि अगर अध्यक्षीय समापन के अंतर्गत मैं इतना ही कहूँगा कि आज की भागदौड़ में और आज की उदासीनता में मार्गदर्शक के रूप में अगर मर्डी जी ने हमें अनुवाद का जो महत्व है और अनुवाद के कारण रोजगार की जो समस्या आज चल रही है, इस समस्या का उत्तर हमें कुछ मात्रा में मिला है कि अगर हम बार बार छात्रों के सामने अनुवाद की बात करते हैं, लेकिन जब अनुवाद की बात आती है तो बहुत कुछ लोगों के मन में एक प्रकार का डर लगता है। और हमें इस बात का पता है कि जैसे कि अनुवाद ये जो प्रक्रिया है, अनुवाद हमें रोटी देने का एक महत्वपूर्ण साधन बन गया है। और मुझे लगता है मर्डी सर ने कि देश विदेश में भाषा में, कविता में, कहानी में जितनी भी कोई क्षेत्र है, इस क्षेत्र के अंतर्गत ये अनुवाद का जो महत्व है, इस महत्व को विशेष किया है। आज हम इस उपलक्ष्य के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कि आज हम देखते हैं कि हिंदी दिन ब दिन हिंदी का महत्व किस प्रकार बढ़ता है। अगर कोई किसी भी हम
देश में जाते हैं, प्रदेश में जाते हैं, तो हम हिंदी में बात करते हैं। अगर हिंदी में बात करते हैं तो हो सकता है कि उसका अनुवाद करने वाला कोई हमें मिलता है तो वो अपने महाराष्ट्र के, उत्तर भारत के किसी भी जो भी ग्रंथ है, इस ग्रंथ की जानकारी आज हर एक क्षेत्र में, विदेशों में पहुंचाने के लिए अनुवाद ने योगदान दिया है। मुझे लगता है मर्डे सर ने मराठी भाषा, अंग्रेजी भाषा, हिंदी भाषा, संस्कृत भाषा की सभी भाषा है, लेकिन हम एक आधी दूसरी भाषा जानते हैं, लेकिन इस भाषा के अंतर्गत की जो मूल्य है, इस मूल्य को हम नहीं जानते। तो अनुवाद के कारण कभी कभी आज हम इन मूल्यों को पहचानने लगे हैं। इस बात से हमें मर्डे जी ने अवगत किया है। हमें लगता है मर्डे जी आप इस कार्यक्रम में आकर हमें, हमारे विभाग को, हमारी संस्था को, मेरे अपने छात्रों को जो मार्गदर्शन किया है, यह मार्गदर्शन बहुत ही प्रेरणा स्रोत बन जाएगा। आज इस कार्यक्रम के अध्यक्षीय समापन के अंतर्गत कि मैं इतना ही कहूँगा कि हमारे एक छोटा सा जो कार्यक्रम हमने आयोजित किया है और इस कार्यक्रम में जल्दबाजी हुई है और इसलिए कुछ त्रुटियां हैं। इस त्रुटि को हम दूसरे कार्यक्रम में जरूर पूरा करेंगे। अंत में इतना ही कहूँगा कि इस कार्यक्रम के अंतर्गत जुड़े हुए देश विदेश से या प्रदेश से जो भी हमारे सहकारी है, सहयोगी मित्र है, इन सभी का प्रति मैं ऋण निर्देश व्यक्त करता हूँ। इस कार्यक्रम के लिए सफल करने के लिए मेरे अपने महाविद्यालय के प्राचार्य, मेरे अपने विभाग के अध्यक्ष कामड़े मैडम, मेरे सहयोगी वैद्य सर और चौधरी मैडम, इनका जो एक प्रकार का योगदान रहा है, उनके प्रति ऋण निर्देश करते हुए मेरे अध्यक्षीय समापन को विराम देता हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने अध्यक्षीय समारोह यानी कि अंतिम समय पर आपको जिम्मेदारी देते हुए अपने बहुत अच्छे ढंग से यह अध्यक्षीय यानी कि अध्यक्षीय मंतव्य आपने व्यक्त किया है और आपने भी अनुवाद का महत्व के बारे में हमें बता दिया है। मैं हमारे सहयोगी चौधरी मैडम को विनती करता हूं कि इस कार्यक्रम के जो आभार प्रदर्शन है वह आप करें। सभी को प्रणाम। हिंदी अखबार है कि जैसे कि 14 सितंबर में आज सागाया गया है, जैसे 14 सितंबर की आप सभी हिंदी प्रेमियों को शुभकामनाएं। और कि सितंबर जो है वह अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस है, इसकी भी आपको सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं हैं। हमारे संस्था की ओर से जो शिक्षण श्री शिवाजी शिक्षण प्रसारक मंडल संचालित श्री शिवाजी महाविद्यालय बार्शी एवं हमारा जो हिंदी विभाग है, उनके द्वारा अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस और हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में जो आज आभासी संगोष्ठी का आयोजन हुआ है, इस संगोष्ठी में जैसे कि वैश्विक परिदृश्य में अनुवाद का महत्व, इस विषय पर जो है आज संगोष्ठी संपन्न हुई है। और इस संगोष्ठी के लिए जो प्रास्ताविक हमारे महाविद्यालय के विभागाध्यक्ष डॉक्टर रचना कांबळे मैडम जी ने किया, उनके प्रति मैं आभार व्यक्त करती हूँ। साथ ही अतिथियों का जो परिचय करने वाले मेरे गुरुजन डॉक्टर सुब्राव जादव सर जी के प्रति भी मैं आभार व्यक्त करती हूँ। और संगोष्ठी के लिए मुख्य अतिथि के रूप में लगे हमें डॉक्टर मर्डे सर जी, जिन्होंने अनुवाद का महत्व, ढेर सारे अनुवादक लेखकों की जानकारी, अनुवाद क्षेत्र में जो भी छात्रों को आज रोजगार के अवसर हैं उस पर, फिर आपका ज्ञान तो बहुत अफाट है, लेकिन बहुत सारा ज्ञान हमें आपके मार्गदर्शन में मिला, इसलिए मैं आपकी सर विशेष आभार व्यक्त करती हूँ सभी लोगों की ओर से भी। और मर्डे सर जी ने इतना विषय, मतलब कि यहाँ जैसे कि हमने देखा कि आज कुछ कारणवश डॉक्टर इंगळे सर हमसे जुड़े नहीं पाए, लेकिन सर ने हमारी कमांड संभाली, इसलिए सर आपको दोबारा मैं आपका आभार व्यक्त करती हूँ। और हमारे महाविद्यालय के प्रधानाचार्य प्रकाश थोरा सर जी भी कुछ कारणवश मीटिंग जो है हमसे जुड़ नहीं पाए, लेकिन जाधव सर जी ने जो है कि आज अध्यक्षीय भाषण का समारोह किया, उन्होंने अपना मंतव्य हमारे सामने रखा। मतलब गागर में सागर आज सब लोगों ने जो है यहाँ भरी है और संगोष्ठी को परिपूर्ण किया है।
साथ ही बहुत सारे देश प्रदेश के बहुत सारे लोग जो है हमारी संगोष्ठी के लिए जुड़े हैं। उन सभी का, प्रतिभागियों का, हमारे छात्रों का, सभी अध्यापक गण जो है यहाँ वहाँ से बहुत सारे लोग जुड़ रहे थे। बहुत सारे जो लोगों ने जो है लाइक भी दिए हैं यहाँ पर बीच बीच में। उन सभी लोगों का मैं आभार व्यक्त करती हूँ। और संगोष्ठी का जो संचालन किया हमारे समन्वय, हमारे साथी डॉक्टर श्री राम वैद्य सर जी जो है, उनका भी मैं आभार व्यक्त करती हूँ। और संगोष्ठी जो है यहाँ संपन्न हुई, ऐसा मैं आप मतलब यहाँ डिक्लेयर करती हूँ कि यह संगोष्ठी जो है समाप्त हो गई है।